आज हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक स्थिति और यहाँ के शिल्प उत्पादन संबंधी गतिविधियों एवं व्यापार के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता इतिहास के आद्य इतिहास कालखंड से संबंध रखती है। इसलिए यहाँ की सामाजिक स्थिति के अध्ययन के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य जो हैं अभी तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। प्राक इतिहास अर्थात प्री हिस्ट्री और आद्य इतिहास अर्थात प्रोटो हिस्ट्री, इस कालखंड के सामाजिक स्थिति के अध्ययन के लिए हम पूरी तरह से पुरातात्विक वस्तुओं पर ही निर्भर करते हैं। और तो और पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर हम तत्कालीन समय की सामाजिक भिन्नताओं का भी अवलोकन करते हैं। समाज की जो दशा होती है उसको जानने के लिए पुरातात्विक वस्तुओं का कैसे इस्तेमाल पुरातत्वविदों द्वारा किया जाता है, हम इसकी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ यह समझने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक दशा किस प्रकार की थी। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो महत्वपूर्ण पुरा वस्तुएं हैं जिसके माध्यम से हम तत्कालीन समय की सामाजिक दशा को जानने का प्रयास करते हैं, वो मुहरे, मूर्तियां, आभूषण, बर्तन इत्यादि ही हैं। चूँकि हम लोग पहले वीडियो में मुहर, आभूषण और बर्तन इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो वस्तुएं हैं इनका इस्तेमाल पुरातत्वविद कैसे करते हैं। तो इस समय सामाजिक स्थिति को जानने के लिए मूर्तियों के बारे में, चूँकि पहले भी मैंने कहा था कि हम आगे चर्चा करेंगे कि और कौन से पुरातात्विक स्रोत होते हैं, तो आज मूर्तियों की भी चर्चा करेंगे जिससे यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार किसी कालखंड के बारे में हम जान पाते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरों में कुछ मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। ये असल में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तो नहीं है, परंतु फिर भी हम इनके आधार पर कुछ जानने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे अलग अलग प्रकार के कुछ वस्त्र पहने हुए मूर्तियां हैं और उसके कुछ अलग अलग नाम हैं। इन वस्त्रों को देखकर हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी खास समय में उस समय के लोगों के परिधान क्या थे, और परिधान वास्तव में हमें सामाजिक भिन्नता को भी बताते हैं। अगर आपको किसी किसान का चित्र बनाने को कहा जाए तो आप निश्चित रूप से उसे एक पगड़ी पहनाने का प्रयास करेंगे, उसे एक पारंपरिक भारतीय परिधान धोती पहनाने का प्रयास करेंगे ताकि वो किसान लगे। किसी ऑफिस गोइंग अगर पर्सन को चित्र बनाने को कहा जाए, पर्सन का चित्र बनाने को कहा जाए, तो आप उसे आधुनिक वस्त्रों में दिखाने का प्रयास करेंगे। तो वस्त्र जो हैं वो हमें बताते हैं कि किसी समाज में लोगों में किस प्रकार की सामाजिक भिन्नता रही होगी। तो मूर्तियाँ इस मामले में हमारा बहुत ही मदद करती हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को देख सकते हैं। यह चित्र भी सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, परंतु आप इसमें विभिन्न प्रकार के परिधानों को देख सकते हैं। मूर्तियों में जो आभूषण बनाए गए होते हैं, वो आभूषण किस प्रकार के हैं उनसे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय लोगों की स्थिति क्या रही होगी, लोगों में सामाजिक भिन्नता किस प्रकार की रही होगी। तो चित्र अथवा मूर्तियाँ ये कहीं ना कहीं हमें तत्कालीन समाज की बहुत ही बारीक जानकारी देने का एक माध्यम है। चित्रों से, मूर्तियों से वेशभूषा, बालों की बनावट आदि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके अलावे जो सामाजिक भिन्नता को या सामाजिक दशा को बताने वाली चीज़ें हैं वो है भवन। हम पहले भी देख चुके हैं कि भवनों के माध्यम से हम कैसे सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। भवन किस प्रकार के हैं, उसमें प्रयुक्त जो सामग्रियां हैं, बनाने में जो सामग्री लगी है वो किस कोटि की हैं। तो इसके आधार पर भी हम कहीं ना कहीं तत्कालीन समाज के बारे में पता लगा लेते हैं। जैसे दुर्ग और निचला शहर, निश्चित तौर पे दुर्ग जो था वह
संभ्रांत वर्ग के लोगों के लिए था और जो निचला शहर था उसके जो भवन हमें दिखाई देते हैं, इससे अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं वह उस समय के सामान्य वर्गों के लिए रहा होगा। तो भवन भी हमें सामाजिक दशा का परिचय कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। परंतु जो प्राचीन समय में और खासकर हड़प्पा सभ्यता में हम सामाजिक दशा को जानने के लिए एक जो महत्वपूर्ण माध्यम है वो है हमारा समाधान। समाधान की जो प्रक्रिया है वो हमें बहुत ही विस्तृत तरीके से सामाजिक स्थिति को बताती है। समाधान के पश्चात जो चौथा तरीका अपनाया जाता है पुरातत्वविदों के द्वारा वो है विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन करके। विलासिता की वस्तुएं, लग्जरियस गुड्स, यानी हम जो अपने रोजाना की ज़िंदगी में जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर भी हम कहीं ना कहीं लोगों के सामाजिक स्तर और सामाजिक भिन्नता, इन दोनों चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो आपके इस चैप्टर में समाधान और विलासिता की वस्तुओं पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है, तो आइए समझें। देखिए, समाधान की जो प्रक्रिया है वह किसी भी प्राचीन संस्कृति में दो बातें हमें महत्वपूर्ण तरीके से बताती हैं। एक तो उस समय की सामाजिक स्थिति और दूसरा उस समय की आर्थिक भिन्नता। ये दो बातें समाधान की प्रक्रिया से हमें अच्छे तरीके से पता चल पाती हैं। सिंधु सभ्यता में मृतक के शरीर को के अंतिम संस्कार के जो तरीके अपनाए जाते थे वो था उन्हें गर्तों अर्थात गड्ढों में दफना दिया जाना। तो जो शव दफनाने की प्रक्रिया थी वो हमें कई बातें बताते हैं। जैसे समाधान जो होते थे और जो गड्ढे बनाए जाते थे वो गड्ढे कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि उस समय सामाजिक भिन्नता किस प्रकार की रही होगी। कुछ जो शव दफनाने वाले गड्ढे मिले हैं वो बहुत ही सामान्य तरीके के हैं। कुछ ऐसे भी गड्ढे मिले हैं जिनके सतहों पर नीचे ईंटें बिछे हुए हैं, ईंटों की चिनाई की गई है। तो जिनमें ईंटें बिछे हुए हैं पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी संभ्रांत या संपन्न व्यक्ति का शव रहा होगा जिसे दफनाने के लिए जो गर्त था उसे ईंटों से चिनाई की गई। और अन्य जो गड्ढे मिले हैं वहाँ पर हमें ईंटों की चिनाई देखने को नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में यह बताता है कि किस प्रकार से वहाँ पर सामाजिक भिन्नता रही होगी। इसके साथ शव दफनाने के क्रम में वहाँ के लोग शव के साथ साथ गड्ढों में आभूषण, बर्तन, मनके आदि भी दफना देते थे। ऐसी एक अभी भी भारतीय एक परंपरा है कि जो व्यक्ति मृत हो जाता है वह व्यक्ति जब मृत होने के बाद भी उसके साथ कुछ ऐसी वस्तुएं दफना दी जाए या उन्हें जो हिंदू समाज में तो दान दक्षिणा वगैरह दी जाती हैं जिससे वो अपने मृत्यु होने के बाद भी इस्तेमाल कर सके। आप यहाँ पर एक गड्ढा देख रहे हैं, इसमें आपको समाधान की एक प्रक्रिया है। इसमें आपको कुछ वस्तुएं भी दिखाई दे रही हैं, आपको नीचे ईंटें दिखाई दे रही होंगी। तो अगर हिंदू धर्म की बात करें, हम लोग समाज में रहते हैं और कई तरह की सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में अगर हम लोग शामिल होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके मृत्यु के उपरांत कुछ दान दक्षिणा वगैरह दी जाती है। आप वहाँ पर अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए। सामाजिक विज्ञान में हम जो चीज़ें देखते हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं। वो जो हम वस्तुएं दान में देते हैं, अगर बड़े या अमीर वर्ग के लोग हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी वस्तुएं दान में दी जाती हैं। कमज़ोर वर्ग के लोग हैं तो हम देखेंगे कि वह वस्तुएं उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे भी कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या उसकी सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है। उसी तरह से कुछ धर्मों में शव को दफनाने के लिए अभी भी कब्र खोदे जाते हैं और कब्र में शव को दफनाया जाता है। आप देखे होंगे कई जगहों पर कि जो कब्र होते हैं अगर वह किसी संभ्रांत व्यक्ति का रहा होता है तो उस कब्र को बहुत अच्छे ईंटें वगैरह से उसे सजा कर या पेंट वगैरह करके उसे बनाए जाते हैं। और जो सामान्य व्यक्ति के होते हैं बस वैसे ही उन्हें दफना कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आज अगर आप देखें, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, नॉन टू अननोन की तरफ जाते हैं, और उसमें हम जो आज जानते हैं उस तरीके का इस्तेमाल करते हैं कि प्राचीन समय में जो
समाज था वो कैसा होगा। तो इसमें समाधान जो है वो हमारा काफ़ी मदद करता है। तो हड़प्पा सभ्यता में समाधान की जो प्रक्रिया है सामाजिक स्थिति को दर्शाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वस्तुएं जो दफनाई गई हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ चीज़ बताती हैं। अगर वह वस्तु अच्छी क्वालिटी के साथ में दफनाई गई है तो भी हम अनुमान लगा लेते हैं कि यह जो शव है वह किसी संभ्रांत व्यक्ति का रहा होगा। अगर उसमें वस्तुएं जो दफनाई गई हैं वह कुछ सामान्य किस्म की हैं तो अनुमान लगाते हैं कि वह कोई निम्न वर्गीय व्यक्ति होगा। चौथा जो सामाजिक भिन्नता को दर्शाने वाली चीज़ है वो है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं दैट मीन्स जो भी वस्तुएं हमें उस समय मिलती है, जो पुरातत्वविद होते हैं सर्वप्रथम उनका वो वर्गीकरण करते हैं। वो उसका वर्गीकरण दो तरीके से करते हैं, एक तो रोजमर्रा की वस्तुएं और दूसरा दुर्लभ एवं महंगी वस्तुएं। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे सुइयां वगैरह, तो ये वस्तुएं किस कोटि की हैं, किस चीज़ की बनी है। अगर निम्न तरह की निम्न वस्तुओं से बनी हुई है तो हम यह मानते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो उसकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही होगी। लेकिन अगर किसी आवास से, किसी भवन से अगर हमें कुछ दुर्लभ एवं महंगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि वह जो आवास है या वो जो व्यक्ति हैं वो निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता के एक अन्य पक्ष, उसकी आर्थिक स्थिति की तरफ। हम पहले भी एक वीडियो में, जो पहला वीडियो था उसमें देख चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके किस प्रकार के थे। आज हम देखेंगे उनके शिल्प उत्पादन यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन, औद्योगिक गतिविधियां वो क्या थी। हड़प्पा सभ्यता में एक शहर है चनहुदलो। ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। इसके साथ साथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी थे, लेकिन चनहुदलो सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है और यह शहर शिल्प उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। शिल्प के कार्य में क्या क्या शामिल थे, कौन कौन से कार्य महत्वपूर्ण रूप से किए जाते थे, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु के काम, मुहर बनाना, बाट जो वेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे बनाना। तो ये शिल्प के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके साथ साथ अगर हम उनके आर्थिक पक्ष व्यापार को देखें तो सिंधु सभ्यता में आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। आंतरिक अर्थात वो अपनी सीमा के अंदर, और बाह्य व्यापार अर्थात अपनी सीमा के बाहर जो सभ्यताएं थी उनसे संपर्क कर उनके साथ व्यापार करना। तो ये दोनों प्रकार के व्यापार के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। परंतु हम यह जानते कैसे हैं, हम उनके व्यापार के संबंध में किस प्रकार जानकारी जुटा पाते हैं, वह कौन से साक्ष्य हैं जो हमें बताते हैं कि वो व्यापार करने वाले लोग थे। तो इसमें सबसे पहले तो शिल्प के लिए यानी जो वस्तुओं का निर्माण होता था, उनमें निर्माण होने वाली जो वस्तुएं हैं उसके माध्यम से, अगर वह वस्तु उनके सीमा में नहीं है, बाहर कहीं मिलती हो और फिर भी उससे बनी हुई वस्तु वहाँ पर मिली हो, तो हम अनुमान लगाते हैं कि वह वस्तु जरूर बाहर से व्यापार के माध्यम से मंगाई गई होगी। दूसरा, हमें मिट्टी के खिलौने के रूप में बैलगाड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ियों का इस्तेमाल निश्चित रूप से जो व्यापारिक वस्तुएं या कच्चे माल होंगे उनके आवागमन के लिए, उनके परिवहन के लिए किया जाता होगा। उसी तरह से कई मुहरों पर नौका का अंकन है, आप अपने पुस्तक में चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। नौका का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं जल मार्ग से होने वाले व्यापार के लिए किया जाता होगा। उसी तरह से वहाँ की जो उस समय की जो समकालीन अन्य सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, उस मेसोपोटामिया की सभ्यता में और मेसोपोटामिया से हमें हड़प्पा की मुहरें मिली हैं। जाहिर सी बात है, वहाँ पर हड़प्पा की मुहरें मिलने का सीधा अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं उन दोनों क्षेत्रों के बीच में व्यापारिक संबंध होंगे। और तो और मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के लिए, यानी सिंधु क्षेत्र जो है, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है उसके लिए मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उसमें इसे मेलुहा नाम से बताया गया है। तो ये कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो हमें बताते हैं कि सिंधु सभ्यता में व्यापार किस तरीके से था या व्यापार होता था। एक और महत्वपूर्ण चीज़, किसी भी शहर को या किसी साइट को हम कैसे जान पाते हैं कि वो उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसके लिए भी जो पुरातत्वविद हैं वो कई तरह के संकेतों एवं साक्ष्यों को खोजने का प्रयास करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है आपका, जैसे निर्माण, कोई वस्तु को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए कुछ औजार की ज़रूरत पड़ती है। आज आप
कई तरह के जो कारीगर हैं, लकड़ी के काम करने वाले, लोहे के काम करने वाले, अगर उनके यहाँ जाते होंगे, देखे होंगे, तो वो कई तरह के अपना औजार रखते हैं जिसके माध्यम से वो अपना काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे जगह जहाँ पर इस प्रकार के औजारों की अधिकता हमें दिखाई देती है, तो हम कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाते हैं कि वो जो क्षेत्र है वो निश्चित तौर पे किसी न किसी उत्पादन के कार्य से जुड़ा हुआ होगा। तो ये निर्माण में प्रयुक्त होने वाले जो औजार हैं ये हमें मदद करते हैं उस क्षेत्र को उत्पादन केंद्र के रूप में पहचानने के लिए। उसी तरह से उस जगह पे निर्माण किस चीज़ का निर्माण होता था, अगर कोई वस्तु का बहुत ज़्यादा मात्रा हमें प्राप्त होता है तो हम यह अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर किसी खास वस्तु का निर्माण किया जाता होगा। जैसे मनके बनाने के लिए जिस प्रकार के पत्थर या मुहर बनाने के लिए जो सेलखड़ी के पत्थर, ये इसके ढेर जहाँ हमें मिले हैं तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जगह जो है वो मुहर बनाने के लिए प्रयुक्त होता था। निर्माण के क्रम में कई वस्तुएं अपूर्ण रह जाती हैं, तो उसके अगर ढेर मिलते हैं तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यह जगह जो है वो निश्चित तौर पे, जैसे आप कुम्हार के मटके वगैरह बनाने की जगह देखेंगे, कई मटके फूट वगैरह जाते हैं या अच्छे नहीं बन पाते हैं, अनगढ़ रह जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिट्टी से कोई वस्तुएं बनाने का कार्य होता होगा। उसी तरह से एक अंतिम और महत्वपूर्ण चीज़ कूड़ा करकट। जब भी आप कोई उत्पादन का कार्य करते हैं तो बहुत सारी उसमें अवशेष के रूप में वस्तुएं बच जाती हैं, जिसे पुरातत्व कूड़ा करकट के रूप में जानते हैं या उसकी सूची बनाते हैं। तो ये जो वस्तुएं हमें अगर कहीं मिलती है तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वह जो जगह है उत्पादन के केंद्र के रूप में था। अगर इस सभ्यता के व्यापारिक वस्तुएं और वह वस्तुएं हम कहाँ से प्राप्त करते थे इस बारे में देखें तो आपको ये याद कर लेना होगा, आंतरिक भाग से यानी सिंधु सभ्यता के क्षेत्र के अंदर किन किन स्थानों से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त की जाती थी। यहाँ पे आपको नागेश्वर और बालाकोट से शंख, अफगानिस्तान के सोरतुगही से लाजवर्द मणि आदि, ये जो पूरा पॉइंट है आप इसे याद रखेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग वस्तुएं सिंधु सभ्यता के लोग प्राप्त करते थे। तो ये कहीं ना कहीं आंतरिक भाग का व्यापार था। इसके साथ साथ सुदूर क्षेत्रों में देखें, ओमान जिसे मगान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से तांबा प्राप्त करते थे। चूँकि सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में राजस्थान को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य जो क्षेत्र थे वहाँ पर तांबे की उपलब्धता नहीं थी, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि कांसे के कई औजार मिले हैं और कांसा बनाने के लिए तांबे की जरूरत पड़ती थी, तो ये तांबा ओमान से भी मंगाते थे। साथ ही साथ जो व्यापार के लिए या वस्तु निर्माण के लिए कच्चे माल की जो ज़रूरत होती है वो कैसे प्राप्त करते थे, तो देखिए उसके महत्वपूर्ण रूप से 3 तरीके अपनाए गए थे सिंधु सभ्यता में। पहला तो बस्तियां स्थापित कर, यानी जहाँ पर जिस वस्तु की अधिकता थी वहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग अपनी बस्तियां बसा लेते थे और वो वस्तु को प्राप्त करते थे। उसी तरह से अगर हम दूसरा देखें अभियान भेजकर, तो अभियान भेजकर कहने का मतलब है कि जो व्यापारी हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम कर व्यापार करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को परिवहन के माध्यम से लाते थे और उसका व्यापार करते थे। तीसरा है सुदूर क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध, जो अभी जैसे मगान से हम लोगों ने देखा या मेसोपोटामिया से देखा, इन क्षेत्रों के साथ ये व्यापारिक संबंध अपना स्थापित करते थे। आप नीचे मैप में देख सकते हैं, इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उनके व्यापारिक संबंध किस प्रकार से थे और किन क्षेत्रों में थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हड़प्पा शहर है, इसी के साथ ये मेलुहा जो मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए नाम दिया गया है। ये आपका लोथल था जो डॉकयार्ड प्लेस था, डॉकयार्ड यानी गोदी बाड़ा इसको बोलते हैं, समुद्र तट के निकट जो पतन होते हैं डॉकयार्ड, जहाँ पे समुद्री जहाज वगैरह रहते हैं उनको डॉकयार्ड बोलते हैं। ये लोथल सर्वाधिक, ये आप याद रखेंगे कि वह कौन सा शहर है जो डॉकयार्ड या गोदी बाड़ा के रूप में जाना जाता था, तो वो लोथल था। ये एक और आपका शहर है सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है, ये भी समुद्र तट के किनारे था और इसके माध्यम से जलमार्ग वाला जो व्यापार था वो होता था। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है देखिए वो जुड़े किस किस से हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेसोपोटामिया का इलाका है, ये मेसोपोटामिया से इनके संबंध थे, ये मगान का इलाका है, ये दिरमुन का इलाका है, और हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों से इनके व्यापारिक संबंध थे।
तो ये व्यापार के मामले में भी बहुत ही आगे थे। ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जब व्यापार कमज़ोर हो गए तो ये सभ्यता भी पतनशील हो गई। आज का वीडियो बस इतना ही। आप निश्चित तौर पर जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, आप उसको रिलेटेड जो आपका चैप्टर है, जहाँ पर वो सेक्शन है, उसको ज़रूर पढ़ें। आपको अगर अभी तक चैप्टर पूरा नहीं पढ़ पाए हैं तो सबसे पहले पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए, ताकि जब आप वीडियो देखें तो आपको बातें सही तरीके से समझ में आए। और अगर नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम वीडियो देखने के बाद भी वो जो संबंधित सेक्शन है उसको ज़रूर एक बार पढ़ें। आपको बातें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपको जो बातें समझ में ना आए, निश्चित रूप से आप उनको कमेंट में क्वेश्चन के तौर पर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का भी प्रयास करूं, ताकि आपको जो फैक्ट्स हैं, जो बातें हैं, वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो पढ़ते रहिए,